हाँ, तो मैं बता रहा था कि लास्ट क्लास में अपन ने पैराबोला पढ़ लिया था, कुछ प्रॉपर्टीज और है पैराबोला की, वो अब आज अपन देखेंगे। उसके बाद इलिप्स हाइपरबोला की जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जो फॉर्मूला है जो जेई एडवांस में काफी काम आएंगे, उनको पहले हम देख के कुछ इलस्ट्रेशन करके इसको भी जल्दी से खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज अपन। ठीक है, तो मेन मेन जो काम काम की चीजें हैं उसको देख लेंगे ताकि आपका समय ज्यादा नहीं जाए। और ये करने के बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि कैलकुलस को एक रिकैप दे दूं आपको, कि कैलकुलस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके एक दो इलस्ट्रेशन लेके कैलकुलस का भी हम रिवीजन टाइप कर लेंगे, ताकि आपके पास मेरा ये है कि आपके पास टूल्स होना चाहिए। जैसे अगर मान लो पैराबोला हो गया, तो पैराबोला का आई होप आपने लास्ट टाइम जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे और आज के जो नोट्स होंगे आपने एक शॉर्ट नोट बना लिए होंगे। आज जैसे इलिप्स हाइपरबोला कंप्लीट होगा, आपके पास पूरे कोनिक सेक्शन का एक मतलब 2 पेज 3 पेज की शॉर्ट नोट रेडी होनी चाहिए। उसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाए, शॉर्ट में फॉर्मूला आ जाए, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाए, टेंजेंट की कंडीशन, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, फिर जितनी भी वो एंड पॉइंट ऑफ द पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी, वो सब एक बार आप लिख के रख लो। क्योंकि क्वेश्चन अगर आया ना, अगर इजी मीडियम लेवल का आया और आपके पास ये बेसिक प्रॉपर्टी रही, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बस यही करना है अपन को। अब हमको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन टफ आएगा, कौन सा क्वेश्चन इजी आएगा, लेकिन अगर अपने पास थ्योरी है, अपने पास अगर फॉर्मूला है, थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर है, तो वही बहुत बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रैक्टिस कम भी हुई हो तो भी चलेगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे ही भरोसा रख के वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जा। क्लियर है? तो आप अगर अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट के दम पे वहां पे जाओगे, वहां पे देखना अगर किसी भी चैप्टर का उस टॉपिक का अगर इजी मीडियम क्वेश्चन है तो हमको वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का अगर इजी क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल 2 इजी क्वेश्चन अगर आ गए दोनों पेपर में इस चैप्टर से, तो जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई उससे वो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको वहां पे प्रॉपर्ली अप्लाई करना है और प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। ठीक है? हाँ, ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो समय बर्बाद मत करना। करें स्टार्ट, जल्दी से वाइंड अप करें। बोलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। चल फटाफट देखते जाना। देखो लास्ट टाइम की कुछ प्रॉपर्टीज पैराबोला की रह गई थी, तो इसको पहले अपन कवर कर लेते हैं। जैसे पहली ये वाली प्रॉपर्टी। अब देखो ये ऐसा नहीं कि एकदम दिमाग में रखना, बस कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाएगी। क्या है पहली प्रॉपर्टी? कि अगर किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, पैराबोला के किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और मान लो वो आगे जाके कहीं डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पोर्शन है इसी पॉइंट पे और वो डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, ये जो पोर्शन है ये फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये फोकस पे क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाए कि ये एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, स्लोप वगैरह में काम आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? फोकस से अगर मान लो मैंने टेंजेंट बनाई और डायरेक्ट्रिक्स को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आ रहा है बीच में, ये एफ सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द फोकस। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो टेंजेंट बनाई, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट अगर मान लो ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स कौन सी? ये वाली लाइन। इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो मैंने टेंजेंट बनाई। अब ये टेंजेंट इस टेंजेंट वाली लाइन को इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां से अगर इस लाइन को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पढ़ो एक बार, देखो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, मतलब फोकस से मैं अगर इस टेंजेंट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो जो जहां पे मीट करेगा, वो जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। कहने का मतलब क्या है? वापस समझा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी ना मतलब बस दिमाग में रखना, इनकेस अगर यूज हो जाए ना तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान कर देगी और बहुत जल्दी सॉल्व करवा देगी। ठीक है, आपको क्लिक कर जाएगा एकदम। जैसे मान लो अगेन यहाँ पे पैराबोला, पैराबोला को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना। इलिप्स हाइपरबोला में क्या है ना, अगर इलिप्स अच्छे से कर लिया तो हाइपरबोला अपने आप हो जाता है। तो मान लो ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है और इस पे आपने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करी कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करी? टेंजेंट। अब इस यहां से अगर आप इस पे इस टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जो परपेंडिकुलर है वो कहां पे मीट करेगा? वो इस पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम आती है। कभी भी इस फोकस में इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो इस पॉइंट पे मीट करेगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये दिस पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये लाइन कौन सी है? दिस लाइन इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। और इसके पहले वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? कि अगर मान लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो टेंजेंट अगर डायरेक्ट्रिक्स को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी, तो ये जो पोर्शन है, ये ए बी, ये ए बी पोर्शन है, ये भी फोकस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये फोकस पे कितना एंगल बना देगा? 90 डिग्री। तो दो प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट को अगर मैं टेंजेंट लाइन में इसको ये फोकल कॉर्ड हो गई आपकी।
ये क्या हो गई, फोकल कॉर्ड फोकस से ज्वाइन करने वाली, मतलब ये जो फोकस से ज्वाइन कर दिया इसको मैंने पॉइंट को टेंजेंट से, और ये मान लो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन। अब ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन मान लो ये एम है, ये पी है, तो ये टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल, इन दोनों एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, इन दोनों एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट। अगेन ये भी बहुत सी बार क्वेश्चन में जेईई एडवांस में एक आधा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आए थे पहले, 1-2 क्वेश्चन जहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो अब ये 2-3 प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखना। एक बार और जो कल वाले मैंने क्वेश्चन कराए तो इसे एक बार ऊपर से देख ले, जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको नोट्स में। तो यहाँ फोकस से अगर आप एक मतलब बेसिकली क्या कहने का मतलब, टेंजेंट अपन ने ड्रॉ करी तो ये फोकल कॉर्ड और ये परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल है इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्या ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में है ना, बोलो। यस सर। ओके, एक सेकेंड ना, ये ओपन कर देता हूँ, ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, एक सेकेंड, होस्ट मैनेजमेंट ऑन कर दिया है। ठीक है, चलो, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि यहाँ से ये एंगल बाइसेक्ट करेगी। लास्ट प्रॉपर्टी, ये तो आपको पता ही होगा फिजिक्स के में कि भाई कोई पैराबोला है, अगर एक्सिस के पैरेलल, ये भी रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं इस पे भी। एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन आई, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, फोकस से। क्लियर है ना, एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जो आएगी रे, वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, तो ये ध्यान रखना। चलो, ये नहीं रखोगे चलेगा। area of the triangle made by 3 points on the parabola is twice the area of triangle made by the tangent at the 3 point। ठीक है, पढ़ लो एक बार ये भी। area of triangle made by the 3 points on the parabola, मतलब पैराबोला है कोई। अब देखो ये प्रॉपर्टीज कैसे डेवलप, कभी कभी कोई क्वेश्चन जब आ जाता है ना जेई में, ऐसे तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, लेकिन जेई के हिसाब से जो जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस में जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी गई है, ताकि आप एटलीस्ट इतना इतना भी पढ़ लो और कहीं पर अगर इनका यूज हो जाए तो आपका काम हो जाए। area of triangle by formed by any 3 point on the parabola is twice the area of triangle made by the tangent at this point। यहाँ पे मान लो कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो टेंजेंट के द्वारा जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा और इसके द्वारा जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बस रिजल्ट को ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, एनीवन? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी का एक जो मैं बता रहा था क्वेश्चन आ गया था एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। ठीक है, चलो, ये और यहाँ पे भी सारी प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी सारी क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी कि टेंजेंट और यहाँ से परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सॉरी, क्या बताया था मैंने आपको, टेंजेंट से अगर अपन डालेंगे और परपेंडिकुलर डालेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि ये एंगल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एंगल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 90 डिग्री बनाता है, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसी पे बेस ये वाला क्वेश्चन है, 2021 में आया था। डायरेक्ट बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई कर लेना, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। क्लियर है, कोई दिक्कत? और ये एरिया वाला ट्राइंगल जो मैं बता रहा था आपको, ये जो एरिया का यूज कर दिया था इन्होंने, तो एरिया क्या होता है, डबल होता है। एरिया क्या होता है, डबल होता है। यहाँ था कोई दिक्कत? अब वो इलिप्स के बारे में, तो इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है मेरी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मुझे बता दो फटाफट। अगर मान लो मेजर एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस है, तो ए ग्रेटर देन बी, एसेंट्रिसिटी का रेशियो क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी से याद हो तो बताओ कितनी आती थी इलिप्स के केस में? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बाकी लोग भी बोला करो, ठीक है। ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और क्या होता था इसमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या आया था, -b/4 है। नहीं नहीं नहीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स और हाइपरबोला में क्या आती थी, सेम आती थी, बताओ जल्दी से। थोड़ा सा और चेंज था, 2b स्क्वायर बाई ए। हाँ, ये सब याद रखो, ये सब तो पता होना चाहिए। एसेंट्रिसिटी क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इसके अलावा और क्या था, फोकस तो पता ही आपको, कहाँ पे आ जाएगा, ए कॉमा 0 पे। फोकस कहाँ पे आता है, ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0, एक प्लस पे और एक माइनस पे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, ए बाई ई पे। ठीक है, चलो, तो ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली थी।
अब मेन तो इसको पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला आपको पता ही है, अगर कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, अगर ये लाइन इसको बाहर से निकल रही है, अगर मान लो ये आपका इलिप्स है, ये लाइन अगर बाहर जा रही है तो इसका इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करने पे जो डी आएगा वो क्या आएगा, लेस देन जीरो। लाइन अगर टेंजेंट है, लाइन अगर टेंजेंट है तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। लाइन अगर कट करके जा रही है तो डी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये मैंने बताया था कि अगर दो कर्व है, दो कर्व एक दूसरे को अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका दोनों को साथ में सॉल्व करने पे एक्स में जो क्वाड्रेटिक आएगी उसका डी ग्रेटर देन जीरो कर देना। टेंजेंट अगर है तो डी इक्वल टू जीरो कर देना, और बाहर से निकल जाएगी तो डी लेस देन जीरो हो जाएगी। तो जब मैं टेंजेंट की कंडीशन इसमें अप्लाई करूंगा, बेसिकली y की वैल्यू अगर यहाँ पे रखी, y की वैल्यू अगर इसमें रख दी मैंने, और x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक का जब d इक्वल टू जीरो करा तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस, देखो c की आई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट, याद है क्या कंडीशन आई थी c में, कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर इलिप्स, वेरी गुड, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हाइपरबोला के लिए कुछ अलग से याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हाइपरबोला में मामूली सा चेंज क्या आता है, अगर मान लो मेरा हाइपरबोला ये वाला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये वाला अगर हाइपरबोला है तो उसमें बस मुझे क्या करना है, जहां पे भी बी स्क्वायर था उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, माइनस बी स्क्वायर रख देंगे पूरे फॉर्मूले में। क्लियर है, बोलो। अगर हाइपरबोला ये वाला आ गया, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन, अगर ये वाला हाइपरबोला आ गया तो वापिस फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, जहां पे भी ए स्क्वायर था उसकी जगह माइनस ए स्क्वायर, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, जहां पे भी ए स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह क्या रख दोगे, माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से। तो हाइपरबोला के भी केस में फॉर्मूला हाथों हाथ याद हो जाएंगे। क्या कंडीशन समझ में याद रख लोगे, where m is the slope of the tangent, where m is the slope of the tangent। तो याद रखना कि कल पैराबोला के केस में हमने देखा था, पैराबोला में कंडीशन क्या थी, पैराबोला की कंडीशन क्या थी मेरे पास, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, है ना, ये पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी वो सारी चीजें वही है। अगर स्लोप पता है, स्लोप पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन अभी जो बताई थी वो यूज कर लेना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना। और अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो से आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। आपको पता है टी इक्वल टू जीरो मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई वाई वन से, एंड सो ऑन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, अच्छा मुझे बताओ इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं इलिप्स में, जल्दी से। एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, सर ए cos थीटा, बी हाँ sin ध्यान थीटा। रखना, ए कॉस थीटा, देखना यहाँ साइन मत ले लेना, पहले कॉस रहता है फिर बी साइन थीटा आता है, ध्यान रखना। बहुत सी बार कंफ्यूजन है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा ले लेते हैं, वो मत लेना। ये डायग्रामेटिकली अपन ने प्रूव किया कि एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट बी साइन थीटा, ये ध्यान। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आप सिमिलरली इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो, इसको x1 ट्रीट कर लेना, इसको y1 ट्रीट कर लेना, जैसे यहाँ पे निकाली सेम वे में यहाँ निकल जाएगी, बस x1 y1 चेंज हो जाएंगे आपके। क्लियर है, चलो ये आप कर लेना खुद से एक बार, बस यहाँ पे एक बार देख लो, चलो कोई ये वाला पार्ट देख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप 3 टू द इलिप्स दिस। तो इसको कैसे करेंगे, ये इलिप्स आपको दिया हुआ है जिसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया 1,2 पे, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, स्लोप पता है तो बताओ। फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y की जगह क्या लिख दूं, बोलो, y की जगह क्या लिखने, m की जगह क्या लिखें और a की जगह क्या लिखें, जल्दी से बता दो बच्चे, आ नहीं पा रहे क्या, एक सेकंड, पेज रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, एक सेकंड, मैं क्लास की लिंक भेज रहा हूँ, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार रीसेंड कर रहा हूँ लिंक, शायद कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे।
हाँ कर लोगे सॉल्व? हेलो, कहाँ गए? किया क्या इसको सॉल्व? बोलो। आवाज आ रही है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। क्या आएगा? y की जगह क्या लिख देंगे? y-2। x की जगह क्या लिख देना? x-1। a स्क्वायर 4, m कितना है? 3, तो 9 प्लस b स्क्वायर मतलब 9। ये क्लियर है कि नहीं है बताओ, डाउट हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। समृद्धि, हरिओम, ये क्लियर है या डाउट है? पूजा, अंकुश, यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही क्लियर? जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी वो हमको समझनी है। चलो देखो ध्यान से, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx टेंजेंट टू द इलिप्स, देन c इक्वल टू, वापस वही काम है। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें c क्या होगा, कैसे पता करेंगे? इसका स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा? -1। ए स्क्वायर पता, बी स्क्वायर पता, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, समझ में आ गया ना? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, स्लोप -1 हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो c का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना आप सब। If the locus of the foot of perpendicular drawn from center upon any tangent to the ellipse is this, find the value of a minus b. Find the value of a minus b. अब देखो ध्यान से, करो ट्राई एक बार इसको, जल्दी से ट्राई करो एक बार। मैं आपको 45 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो क्या अप्रोच अपनाओगे। सिर्फ अप्रोच सोचो, क्या अप्रोच इसके अंदर रहेगी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो ये एच के में रिलेशन लाना है। बोला लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द इलिप्स, ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 40, बी स्क्वायर दिया हुआ है 10। बोला इसका लोकस तो क्या कैसे डेवलप करे बताओ, दिमाग लगा के बताओ, सोचो क्या अप्रोच आपके दिमाग में आ रही है। देखो आपके पास क्या है, ये टेंजेंट दी हुई है क्वेश्चन में, उस टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट है एच कॉमा के, और इस एच और के में आपको रिलेशन लाना है। दूसरा चीज ये 90 डिग्री है, इसका यूज करना है। ये 90 डिग्री है, इसका यूज करना है। देखो लोकस को डेवलप करना मतलब एच और के में एक रिलेशन लाना है, और दो गिवन डेटा क्या है, एक तो ये लाइन टेंजेंट है और दूसरा ये एंगल 90 डिग्री है। तो बताओ किस तरह से यूज करोगे, लगाओ दिमाग थोड़ा, जल्दी बताओ किस तरह से इस एच और के का यूज करें, 90 डिग्री और टेंजेंट का यूज करें। डिस्कस करोगे तो ही फायदा है, मेरे सॉल्व करने से काम नहीं बनेगा। आपके दिमाग में सर क्या अप्रोच आ रही है वो आप डिस्कस करो, सारे बच्चे, एक बच्चा नहीं सारे करेंगे। हरिओम के अलावा भी पूजा और समृद्धि और अंकुश, आप भी डिस्कस करो, आपके दिमाग में क्या अप्रोच आ रही है वो अगर नहीं डिस्कस करोगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि क्या सोच रहे हो। हाँ बोलो हरिओम, क्या कह रहे हैं? सर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद स्लोप में टेंजेंट सर्कल की इक्वेशन लेते हैं। किसके फॉर्मेट में लिखे? एम के फॉर्मेट में। यस सर।
अच्छा ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन अगर मैं एम के फॉर्मेट में लिखूं y बराबर, अच्छा उसमें इसके अलावा समृद्धि, अंकुश, पूजा, आप क्या सोच रहे हो? आपने क्या सोचा इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ। चुप क्यों बैठे रहते हो? समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है या फिर माइक में इशू है? पूजा, समृद्धि, या फिर बहुत डीमोटिवेटेड हो? क्या पता क्या हो गया, अभी एग्जाम आने वाली तो बोलना बंद है या फिर क्या है? चैट बॉक्स में लिखो जो भी आपकी मेथड थी, ठीक है? तो जब माइक ठीक हो जाए या फिर बोलने का हो तो बता देना। तो सही सही बताया आपने, क्या कर सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है? डिस्कस करोगे तो आपका फायदा है, ठीक है? आप डिस्कस करोगे तो आपकी अगर गलत अप्रोच होगी तो मैं आपको सही बता दूंगा। अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो आपको गलत अप्रोच निकलेगी। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, यहाँ पे मेरे को ये एंगल 90 डिग्री यूज करना था, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है इसका स्लोप तो निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पता है। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 40 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें? क्या स्लोप स्लोप कैसे निकालें? जल्दी बताओ, स्लोप कैसे निकालेंगे? सर के अपॉन एच है तो उसका उल्टा कर देंगे, माइनस एच हाँ अपॉन के। वेरी गुड, ओपी का स्लोप मुझे पता है, इसलिए परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं मैं। ओपी का स्लोप कितना हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन एच टू माइनस एक्स टू। अब ये देखो हर डेटा को यूज करना है मुझे। ये 90 डिग्री दिया है तो इस 90 डिग्री का यूज किस हो जाएगा? अगर एम वन एम टू माइनस वन, तो स्लोप ऑफ एम कितना हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओपी, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एच बाई के। तो एम की जगह तो एच बाई के आ जाएगा, तो जहां जहां भी एम है उसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एच बाई के। और ये भी कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब और क्या करें? एच और के में दूसरा रिलेशन कैसे आएगा? क्योंकि मुझे ये एक्स और वाई को क्या करें? एक्स और वाई का क्या करें? क्योंकि पूरी इक्वेशन एच और के में कन्वर्ट करनी है, ये एक्स वाई भी बच गए, इसका क्या करें? जल्दी बोलो। देखो दिया हुआ है सब कुछ, ये इक्वेशन किसकी है? टेंजेंट की ना, है ना? ये इक्वेशन अगर टेंजेंट की है तो थोड़ा और सोचो, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह क्या रख सकता हूँ? ध्यान से देखो डायग्राम को, जल्दी बताओ। टेंजेंट कहां से पास कर रही है? टेंजेंट एच कोमा के से भी तो पास कर रही है, हाँ है ना? तो अगर टेंजेंट एच कोमा के से पास करी तो इसको सेटिस्फाई करेगी? बोलो, क्या ये समझ में आया? यस सर। है ना? देखो छोटा सा लॉजिक था, कुछ भी नहीं था। अल्टीमेटली वह कॉन्फिडेंस के साथ मतलब आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चन टफ आएंगे और यहीं से डिमोटिवेट होके जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहां पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा एग्जाम में। तो कुछ भी नहीं किया मैंने आपके सामने, ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जेई में कि भाई यहाँ पे पहली चीज तो टेंजेंट के पर ये लोकस निकालना था और ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री से मैंने स्लोप निकाल लिया। दूसरा मैंने क्या यूज करा? भाई ये टेंजेंट ये एच कॉमा के से ये पास भी तो करेगा, तो ये पूरा रिलेशन आ गया एच और के में, यहाँ से लोकस आ जाएगा। एच की जगह एक्स रिप्लेस कर देना, वाई की के की जगह वाई रिप्लेस कर देना, फिर कंपेयर करके ए और बी आ जाएंगे। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन ये 2 स्टेप थी, अब ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब आगे क्या बोला कि एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द एलिप्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत। एलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 5/2 प्लस वाई स्क्वायर बाय, सॉरी 2/5 ना, नहीं नहीं 5/2 बराबर 5/2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5/3 इक्वल टू 1। ये एलिप्स दिया हुआ है, ठीक है? एलिप्स दिया हुआ है। आप मुझे बस तरीका बता दो कि क्या तरीका रहेगा आपके हिसाब से, क्या इस क्वेश्चन में अप्रोच रहेगी। मतलब एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,3, कोई पॉइंट होगा 1,3, उससे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, पॉइंट है मान लो 1,3। तो ये जो एंगल है ये निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकालें? बताओ तरीका। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला कौन सा है आपके पास? जल्दी से, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? बोलो। दो लाइंस अगर है तो उनके बीच में एंगल निकालना है थीटा, तो कौन सा फॉर्मूला याद करवाया है? याद है?
दो लाइंस के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइन, स्लोप मान लो m1 m2। अब बताओ, अगर स्लोप है m1 m2 तो दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला, सर m2 minus m1 upon 1 minus m1 m2। हाँ, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये tan थीटा का फॉर्मूला है आपका। अब बस मुझे m1 m2 मतलब ये m1 माइनस m2 और m1 m2 डिफरेंस और प्रोडक्ट चाहिए, तो ये कैसे निकालूं मैं, बताओ। अब ये तो मैंने यूज कर लिया भाई, स्लो एंगल है, अब इस पॉइंट है 1,3 और ये दो टेंजेंट है, कैसे यूज करें, एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, बोलो। मुझे m1 माइनस m2 चाहिए और m1 m2 चाहिए वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या तरीका अपनाओ। सर m के टर्म से पहले इक्वेशन लिखेंगे 10 मिनट से, फिर उसके बाद पॉइंट पुट करके m में एक क्वाड्रेटिक आएगी, फिर उससे सम ऑफ रूट और हाँ, प्रोडक्ट ऑफ वेरी रूट गुड, बहुत निकाल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप m के टर्म्स में इक्वेशन लिख दो, y बराबर mx प्लस, क्योंकि अभी तक मैंने यही सीखा है ना, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। m के टर्म्स में आपने इक्वेशन लिख दिया, अब ये m में क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। अच्छा, तो उसके पहले तो यहाँ पे x और y भी है, तो x और y की जगह आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो 1,3 से, x की जगह 1, क्योंकि मुझे पता है दोनों टेंजेंट कहां से पास कर रही है, यहाँ से, तो x की जगह 1, y की जगह 3 रख देंगे, तो 3 बराबर m प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो पूरी इक्वेशन m में बन गई, इसमें स्क्वायरिंग वगैरह कर देना। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, m1 और m2, फिर आप सम ऑफ द रूट और डिफरेंस ऑफ द रूट निकाल सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना। ठीक है, अगेन क्वेश्चन इसी तरह से बेसिक पे अप्लाई था। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स, याद है, इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट। डायरेक्टर सर्कल मतलब उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जहां से पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, उनके बीच में एंगल कितना हो 90। मान लो ये वो सारे पॉइंट का कलेक्शन मैंने कर लिया, यहां से अगर किसी भी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर जाएगी इस इलिप्स के ऊपर तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इलिप्स आपका है मान लो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओ, याद है रिजल्ट किसी को, क्या आया था। देखो सेंटर तो ओरिजिन ही है, सेंटर तो क्या रहेगा, ओरिजिन ही रहेगा, तो इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहेगी। आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, सोच के बताओ, सिंपल था रिजल्ट बहुत। एक्स सेंटर तो ओरिजिन है, रेडियस कितना था, आप निकाल भी सकते हो तरीका, एच कोमा के से पेयर ऑफ टेंजेंट जैसा भी किया ना, दोनों के बीच में एंगल कितना कर दोगे, इसी फॉर्मूले में बस एंगल कितना कर देंगे, 90 डिग्री कर देंगे, है ना। और आप वो सब करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना रिजल्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तरीका वही रहेगा जो अभी अपन ने तरीका अपना है। स्लोप की इक्वेशन लिखेंगे, एच कोमा के उसमें सेटिस्फाई करेंगे, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट, मतलब m1 m2 -1 कर देंगे। m1 m2 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 -1, वहां से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इलिप्स के लिए। और हाइपरबोला में आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे भी बी स्क्वायर है उसकी जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। हाइपरबोला में भी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। चलो ये ध्यान रखना। अच्छा ये रिजल्ट नहीं याद रखोगे चलेगा, तो इसको याद मत रखना, याद होते भी नहीं है। ठीक है, अपन बिना इसके भी काम कर लेंगे। अब मुझे बस तरीका बता दो बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक इलिप्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाय 12 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। बोला कि इलिप्स इस लाइन को टच करता है, लाइन कौन सी है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताओ, तो कैसे करोगे। सर दोनों को साथ में सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो। हाँ, दोनों को साथ में सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर सकते हो, तो वहां से आपके पास एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। हाँ, वो वैल्यू आपको इसका कोऑर्डिनेट दे देगी। एक तरीका सही है कि आप दोनों को साथ में सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से इक्वेट कर दो। और कोई तरीका, दोनों को साथ में सॉल्व करके डी इक्वल टू जीरो कर देना, है ना। मेथड वन, मेथड वन क्या है कि वाई की जगह सपोज आपने रख दिया एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 4
का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 और इस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहां से x की 2 वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका सोचो सोचो जरा। टेंजेंट की देखो इक्वेशन दी हुई है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है मेरे पास, y बराबर x प्लस 4, तो स्लोप तो टेंजेंट का कितना है 1 है ना। टेंजेंट का स्लोप कितना है 1, क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. अब मुझे ये भी पता है अगर मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ए मान लिया और ये मान लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए बी मान लिया, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाय dx से भी निकाला जा सकता है एट द पॉइंट a कोमा b। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 2x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 4 dy बाय dx इक्वल टू 1। यहाँ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो मुझे पता ही 1 है, तो dy बाय dx की वैल्यू 1 एट द पॉइंट a कोमा b, तो कितना हो जाएगा a बाय 6 प्लस b, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ बताना क्या हुआ। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का क्या होता है, अच्छा हाँ हाँ Exact. हाँ, कांस्टेंट का भी अपने पास एक रिलेशन होता है, y बराबर mx प्लस अगर ये है तो कांस्टेंट भी क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन इससे मेरे को फायदा क्या मिलेगा, सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना वहाँ पर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, अच्छा मुझे लगा इस कांस्टेंट का क्या, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, a बाई 6 इक्वल टू माइनस b बाई 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन सही है यहाँ तक, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब ये a कोमा b इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो यहाँ पे रख भी सकते हो, या फिर b की जगह बस आपको तो a निकालना है ना, a और b निकालना, तो a की जगह ये रख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, दोनों तरीके कर सकते हो। ठीक है चलो, बाकी इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर देना। अगला देखो, जे लास्ट मेंस का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेट द टेंजेंट टू द कर्व इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। अब अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाय 144/9 कितना हो जाएगा, आई थिंक 16, चेक कर लेना, बता दिए एक बार देख लेना। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 ये आएगा मेरे हिसाब से, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, इक्वल टू 1। लेट द टेंजेंट टू द कर्व इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एट a एंड b। देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। कैसे निकालें, इस लेंथ को मिनिमम लेंथ निकालनी है। सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर हाँ, अगर cos के पैरामेट्रिक terms कोऑर्डिनेट के टर्म्स में टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो आप, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको मानना पड़ेगा a cos थीटा b sin थीटा, राइट। तो मान लो इस पॉइंट को p को आपने मान लिया 4 cos थीटा, 3 sin थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 रिप्लेस कर दोगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी आपके पास x1 मतलब 4 cos थीटा प्लस y1। इससे एक बार करके देखते हैं रिलेशन अच्छा डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके फायदा है कि नहीं है, नहीं तो फिर कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। 3y sin थीटा अपॉन 9 कांस्टेंट एज इट इज, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस टेंजेंट की इक्वेशन में आपको ए बी लेंथ को मिनिमम करना है, तो ए बी निकालने के लिए बी कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y को 0 रखोगे, तो y को अगर 0 रख दिया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 sec थीटा, है ना। और यहाँ पे अगर x को 0 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 अपॉन sin थीटा दैट इज 9 cosec थीटा। चेक कर लेना एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। अब लेंथ ए बी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ पता है मुझे, ये लेंथ पता है, तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा, सॉरी
16 सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर कौन सा तरीका अपना है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का? ये ए बी लेंथ है आपका, अब इसकी मिनिमम निकालना है। 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम कैसे निकालें? बताओ जल्दी से, सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा इसका मिनिमम निकालना है? देखो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे तो लेंदी जाएगा, उसके अलावा कोई कुछ और सोचो, बताओ। 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसको मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू पता करना है, तो क्या तरीका अपना है बताओ? बोलो बच्चों, इसको मिनिमम पता करने के लिए क्या तरीका अपना है? कुछ आ रहा है क्लिक दिमाग में? एक काम करें, टेन और कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो कॉट के टर्म्स में? जल्दी बताना, बोलो। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट के टर्म्स में? सर 1 plus cot square theta. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं टेन और कॉट में क्यों कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, शायद वहां से मेरा कुछ काम बन जाए। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास रूट के अंदर क्या क्या बच जाएगा? ये 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा। अब इस सम का मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब आप वापस दिमाग लगाओ, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है, और इस सम का आपको क्या निकालना है? मिनिमम। मिनिमम ना, हाँ मिनिमम। तो बताओ क्या तरीका अपनाएंगे? सर एएमजीएम ही वेरी गुड, एएमजीएम, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं आपको पता है प्रोडक्ट में अच्छा रिलेशन है, प्रोडक्ट कितना है? 10 और कॉट का 1 है, और सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी, याद आया? अगर सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी और प्रोडक्ट मिनिमम आ रहा है तो क्या लगा देंगे? एएमजीएम। चीजें क्लिक कर रही कि नहीं कर रही? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। हाँ यार, अब बोला करो यार। ठीक है, चलो। अब इसमें अगर मैं, मेरे को काय की मिनिमम निकालनी, 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे ही सीखेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप, अपने आप चीजें क्लिक करेगी, खुद पे बस भरोसा रखना। वहां जितना कॉन्फिडेंस होगा ना, उतना मस्त खेल के जाओगे। अब देखो कुछ कर तो सकते नहीं है बच्चे हुए दिनों में, लेकिन एग्जाम टाइम तो कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रख के जाओ। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, तो अब 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके ही आओगे। तो अब मैं एएमजीएम लगा रहा हूँ इन दोनों में, तो 2 नंबर कंसीडर कर लेते हैं। एक तो 9 कॉट स्क्वायर थीटा ले लिया मान लो, दूसरा नंबर कंसीडर कर लिया 16 टेन स्क्वायर। एक बार एएमजीएम लगा के देखते हैं, दोनों पॉजिटिव ही है। इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? सम डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन इनका प्रोडक्ट इनटू रूट। तो 9 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 16 टेन स्क्वायर थीटा आया ना। कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर उड़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा, इसलिए देखो कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करके एएमजीएम लगा दिया, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा आ रहा था। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ रहा है? 24 आया ना, सही है। यस सर। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 24 से ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मिनिमम अगर 24 रख दोगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? आंसर 7। क्लियर है? तो यहाँ पे मिनिमम निकालने के क्या लगा थे? एएमजी है। आगे बात समझ में? चलो, Yes, sir. अब अगला अगले काम का चीज जो बहुत ज्यादा काम है, जिसका यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मेरा इलिप्स है। यहाँ पे मैंने अभी टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीख लिया। अच्छा देखो, एप्लीकेशन डेरिवेटिव को कॉन्सेप्ट को तो कभी भूलना ही मत। जब कुछ भी वर्क नहीं करेगा, मान लो फॉर्मूले भूल जाओ ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि dy by dx at any point on the point of the tangency dy by dx at the point p gives me the slope of tangent, gives me the slope of tangent। तो इस कॉन्सेप्ट को तो हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि ना एग्जाम में मान लो अपन फॉर्मूले भूल गए, कोई भी कर्व दिया, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में कुछ भी पूछा, तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना कि स्लोप निकालने का सबसे बेसिक तरीका क्या था? उस पॉइंट पे उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जनरली आपको पता होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपन नहीं भूलते, लेकिन कभी कभी टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन भूल जाते हैं। तो स्लोप ये पता होना चाहिए, dy by dx एट द पॉइंट p इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, और मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है, तो मुझे ये भी पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1।
कितना हो जाएगा -1। ठीक है, चलो ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रखना। अब फिलहाल इस पे आ जाते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। याद है किसी को फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है एक्चुअली, इसलिए इलिप्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, याद हो तो। सर पॉइंट फॉर्म में आप हाँ पॉइंट फॉर्म में चाहिए, बताओ। k square x upon x1 minus b square y by y1 is equal ए to a स्क्वायर, square हाँ ए स्क्वायर x बाई x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b। हाँ देखो इसको रटने का तरीका देखो, याद करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। इलिप्स में देखो यहाँ प्लस होता है, इलिप्स में क्या होता है प्लस, तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन में माइनस आएगा, तो दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो। सबसे पहले तो दोनों तरफ क्या लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखो याद रखने का तरीका। अब इक्वेशन है तो लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई तो आना चाहिए। अरे हाँ है ना, किसी भी लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे एक जगह एक्स दे दिया, एक जगह वाई दे दिया। क्या क्लियर है? अब मान लो वो जो पॉइंट है जहां पे मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, वो नॉर्मल का पॉइंट मुझे पता है। जहां पे नॉर्मल बन रही है वो नॉर्मल का जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो, यहाँ पे टेंजेंट बनी और यहाँ पे क्या बना थी नॉर्मल। तो जो पॉइंट ऑफ नॉर्मल है ये आपका x1 कॉमा क्या है y1 है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल आपको पता है तो आपको कुछ नहीं करना, x बाई इसको x1 से डिवाइड कर देना, इसको y1 से डिवाइड कर देना। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1। क्या याद रख लोगे? बोलो। Yes, sir. ठीक है, x इंटू ए स्क्वायर बाई एक्स वन माइनस वाई इंटू बी स्क्वायर बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी, अच्छा ये किसमें होगा, इलिप्स में। हाइपरबोला में क्या होगा, वापिस सेम। हाँ बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आपको पता है ये माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा। हाँ अगर वो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर नेगेटिव है तो इसकी जगह माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर हाइपरबोला आपका ऐसा है तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स ए स्क्वायर बाई एक्स वन प्लस वाई बी स्क्वायर बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखना है। चलो बस ये टूल इकट्ठे करते जाओ, आपका काम होता जाएगा। ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको पता होता ही है, बस वैल्यू पुटअप कर देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लो। इफ द नॉर्मल एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स passes through the extremity of the minor axis, then the eccentricity e of the ellipse satisfy। e में रिलेशन डेवलप करता है। एक बार थोड़ा सा सोच लो, बस कंसेप्ट डेवलप करो, कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। लगाओ दिमाग थोड़ा सा जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है, 30 भी नहीं 15 सेकंड, सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करो। डायग्राम कैसे बनेगा वो सोचो, और तरीका क्या अपनाओगे ये दिमाग लगाओ। तरीका सोचो दिमाग में कि क्या तरीका होगा। अप्रोच सही होगी, कैलकुलेशन आप कर लोगे। हाँ मैथ्स की प्लेलिस्ट, कौन सी प्लेलिस्ट, कौन सी क्लासेस की बात कर रहे हैं आप? मेरी देखो मैंने तो अभी हाँ एडवांस में अगर मेरी क्लासेस लेनी तो मेरी क्लासेस की तो अभी एक दो अभी मतलब ज्यादा नहीं हुआ है। आपकी जो मैथ्स की क्लास जो वो एडवांस वाला जो चल रहा है उनकी उसकी तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो जो मिक्स क्लासेस चल रही है सारे बच्चों की जेएनवी वाले के साथ, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स की भी आप एक बार वो देख लेना। वहां पे मैथ्स में अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनी, वो डायरेक्ट वीडियो दिखेंगे चैनल पे आपको। ठीक है, बाकी जो मैथ्स की जेएनवी की प्लेलिस्ट है वो मैंने यूट्यूब आपके व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है हर ग्रुप के। तो क्या बोला कि नॉर्मल जो है वो कहां से पास कर रही है, एक्सट्रीमिटी। यहाँ पे मान लो नॉर्मल बताऊं वो इधर माइनर एक्सिस के इधर से पास कर रही है। ये नॉर्मल है आपकी, यहाँ पे टेंजेंट होगी। तो ये बताओ, चलो बताओ क्या तरीका अपना है, जल्दी से क्या दिमाग लगाया आपने इतनी देर में। बोलो जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास, मेरी क्लास है इसके बाद। अभी मेरे दिन में पूरी 4 बहुत सारी क्लासेस चलती है। ठीक है,
अच्छा, कल आप लोगों ने टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था? दे रहे हो कि नहीं टेस्ट? कल मैंने क्लास इसीलिए नहीं ली थी आपकी, क्योंकि आपका टेस्ट था। आपने दिया था टेस्ट कि नहीं दिया था? अरे बोलो हाँ या ना, इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी है। नो सर। हाँ, हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ, टेस्ट नहीं दिया था, हरिओम ने तो नहीं दिया था, ठीक है, वो फॉर्म के इसमें था। बाकी लोग, पूजा, समृद्धि, आप लोगों ने टेस्ट दिया था? अंकुश, अंकुश ने दिया था, ठीक है। कैसा था पेपर? एटलीस्ट सॉल्यूशन और ये देखते रहना। हरिओम, अगर आपने टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाए थे तो जब पेपर आ जाए तो वो देख लेना। पूजा ने भी दिया था, ओके। पेपर अंकुश और पूजा, पेपर किस तरह के आ रहे हैं? ठीक आ रहे हैं? अच्छा, उसका डिस्कशन क्लासेस भी होती है, तो अगर आपने टेस्ट दिया है ना तो डिस्कशन क्लास मोस्ट प्रोबेबली आज होगी, तो डिस्कशन क्लास में पार्टिसिपेट जरूर करना। टेस्ट की डिस्कशन क्लास में फायदा मिलेगा। समृद्धि, आप दे पाए थे पेपर या नहीं? नहीं हुआ था सर, कोई तबीयत काफी खराब थी इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक बार जब पेपर का सॉल्यूशन आ जाए तो एक बार सॉल्यूशंस वगैरह या फिर पेपर को एक बार देख लेना, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इजी है उनको अप्लाई कर लेना। चलो, अब मुझे बता, इस क्वेश्चन में क्या करें सब लोग, जल्दी से। कुछ भी नहीं है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? मतलब if the normal at the end of the latex rectum passes through the extremities of the ellipse, ये पॉइंट क्या होगा? 0, B है ना? आपको तो बस गिवन डेटा को रिलेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी मैं कर सकता हूँ वो कर दो, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। ये मेरा 0, B है। अब एसेंट्रिसिटी में रिलेशन डेवलप करना है, ठीक है। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, तो ये पॉइंट है मान लो ए, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये मान लो आपकी लेटेस्ट रेक्टम है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है इलिप्स में? 2b square y। वेरी गुड, 2b² ए, मतलब ये टोटल लेंथ मुझे पता है, 2b² ए है। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास करती है? लेटेस्ट रेक्टम किस पॉइंट से पास करती है? फोकस से ना, यस सर। है ना? तो ये फोकस से पास करती है, मतलब फोकस तो मेरा क्या क्या होता है? ए, 0 होता है। ये टोटल लेंथ मेरी 2b² है, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे, b² ए हो जाएगा, है ना? अब मुझे बताओ, ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? A, B² बस A, B² ये बहुत बढ़िया आया कि नहीं? देखो, लेटेस्ट रेक्टम मेरा फोकस से पास करता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सॉरी ए ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? B² अब ये मुझे पॉइंट पता चल गया। अब ये दूसरा पॉइंट इससे निकल रहा है, अब बताओ कैसे रिलेशन डेवलप करूं? कैसे रिलेशन डेवलप करें? ये नॉर्मल है, ये लाइन क्या है? नॉर्मल, और ये ए और ओ, ये मान लो ए और बी से पास कर रही है। अब ई में रिलेशन डेवलप करना है। ई में कैसे रिलेशन डेवलप करें? अच्छा, ई होता क्या है? E² = 1 - B²/A² होता है। एक तो ये रिलेशन है मेरे पास। अब बताओ दूसरा रिलेशन कहां से लाए? देखो, लेटेस्ट रेक्टम का तो यूज कर लिया अपन ने। देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मान लो दिमाग यही लगाया करो, इसका मेरा यूज हो गया। अब इसमें दिमाग नहीं दौड़ाना कि ये लेटेस्ट रेक्टम थी तो कोऑर्डिनेट मैंने पता कर लिया। अब इस लाइन का यूज करना कि एक तो ये नॉर्मल है और इससे पास कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट को यूज कैसे करें? स्लोप निकाल सकते हैं हाँ, स्लोप निकाल। स्लोप कैसे निकालोगे? सर। y minus y1 upon x minus x1। अच्छा, वो तो आप ए बी का स्लोप निकालोगे। चलो, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया आपने। y2 - y1 upon x2 - x1 करा आपने मान लो, तो ये कितना आ जाएगा? B² A माइनस बी अपॉन ए। अब क्या करें? अब क्या करें? ये स्लोप नॉर्मल का है, नॉर्मल का स्लोप और कैसे निकाल सकते हो? ये तो आपने ए बी का स्लोप निकाल लिया, नॉर्मल का स्लोप, अब इसको किसी ना किसी से इक्वेट करना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल का स्लोप और क्या तरीका निकालने का? अभी बताया था, सोचो थोड़ी देर पहले, जल्दी बोलो। हाँ, डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x/a² प्लस 2y/b² dy/dx इक्वल टू 0।
तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 तो चला जाएगा, ये x उधर जाएगा तो x अपॉन माइनस ऑफ x अपॉन y और a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाँ है ना, चेक करो, क्लियर है। या फिर देखो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन भी तो थी, अच्छा वहां से पर पॉइंट, हाँ पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, अच्छा वो भी तो पता है मेरे को, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन वहां से भी कर सकता था मैं। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये dy बाई dx आ, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, x और y का पॉइंट रख देंगे, तो x की जगह क्या रख देंगे a, और y की जगह y कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो सही है ना, क्लियर है ना, सही सही लिखा है मैंने, चेक कर लेना कैलकुलेशन। ये ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए पावर 4 अपॉन बी पावर 4 इंटू ई, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, ई बी सॉरी कितना आ जाएगा, बी पावर 4 अपॉन ई इंटू ए पावर 4, है ना। सर शायद गलत हो रहा है, क्या अपोजिट गलत, होगा सर, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। क्या अपोजिट हो गया मैंने, यहाँ पे dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन, हाँ सही बताया आपने, यहाँ पे गलती कर दी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर है ना, और बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, राइट, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही बताया आपने। तो ये तो और फायदा हो गया मेरा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया इस केस में, माइनस ई आ रहा है, बोलो अब सही है क्या। यस सर। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, 1/e। अब ये नॉर्मल का स्लोप और इसको इक्वेट कर देना और फिर इसमें रिलेशन डेवलप कर लेना, हो जाएगा काम अब, ठीक है। तो ध्यान रखो, गिवन डेटा को बस अप्लाई करना है, यूज करना है प्रॉपर्ली, आपका काम हो जाएगा। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा इन लोगों ने कैसे किया था, हाँ इन्होंने भी देखो डायरेक्ट वही करा है आई थिंक, पता नहीं 0, अच्छा 0, - भी अपन इन्होंने क्या करा, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी, हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इन्होंने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी इस पॉइंट फॉर्म से, है ना, और उसमें फिर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, ये भी कर सकते हो। नॉर्मल की इक्वेशन लिखना अभी सिखाया था, क्या थी, एक्स स्क्वायर लिखो, इधर बी स्क्वायर लिखो माइनस के साथ, इधर भी ए स्क्वायर लिख दो, इधर बी स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक जगह वाई आ जाएगा, अपॉन एक्स वन क्या है ए, वाई वन कितना है बी स्क्वायर बाई ए। तो ये किसके आगे, इलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन, इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे वाई की जगह क्या रख देंगे बी, तो रिलेशन आ जाएगा, है ना, ये ज्यादा आसान तरीका है, क्लियर हो गया। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी अगेन सारे कुछ कुछ क्वेश्चन जो जेई में आए थे वहां पे यूज होती है, इसलिए प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, याद रख सको तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत। क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द माइनर एक्सिस, मतलब P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये भी बहुत काम की है कि किसी भी टेंजेंट पे अगर दोनों फोकस से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, किसी भी टेंजेंट पे दोनों फोकस से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो P1 P2 का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। P1 P2 का जो प्रोडक्ट होगा बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो, याद रख लोगे, बी मतलब माइनर एक्सिस, बी मतलब माइनर एक्सिस। तो अगर किसी भी टेंजेंट पे, किसी भी टेंजेंट इलिप्स की किसी भी टेंजेंट पे दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो परपेंडिकुलर की लेंथ का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर होगा, पहली प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी अभी छोड़ दो, ये बस एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था उसके बेसिस पे बनाई गई है, लेकिन अब कोई जरूरी नहीं वैसा क्वेश्चन वापस आए, ये याद रहती भी नहीं है, तो इसको छोड़ देना। हाँ ये याद रख सकते हो, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है पहले वो समझ लो। ऑक्सिलरी सर्कल कुछ भी नहीं है, मान लो आपका कोई इलिप्स मैंने ड्रॉ किया, इस इलिप्स में का ऑक्सिलरी सर्कल मतलब मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ करते हैं, मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। बोला कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, कोई टेंजेंट मान लो,
और ये मान लो फोकस है। इस फोकस से अगर मैं इस टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, मतलब यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर फोकस से टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। अब इस ऑक्सिलरी सर्कल की अगर इक्वेशन लिखनी है तो सेंटर तो ओरिजिन ही है, रेडियस किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ये इस सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, ए। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये जो मतलब फोकस से टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट किस पे लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो। रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी काम करती है, पढ़ो एक बार क्या बोला गया इसमें। क्या बोला गया है, द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, एनी फोकस, इलिप्स को इंटरसेक्ट करने के बाद कहां से पास करेगी, दूसरे फोकस से पास करेगी। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ था कि फोकस से कोई रे निकल रही है तो इंसिडेंट होने के बाद दूसरे फोकस से क्या करेगी, पास करेगी, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, एक बार पढ़ो पढ़ो, बस अगेन डेवलप करो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैलकुलेशन नहीं भी करोगे चलेगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करो। एक इलिप्स दिया है, नॉर्मल एट पी मीट्स द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एट क्यू। नॉर्मल एट द पॉइंट पी meet the major axis at Q. S and S dash are the focus. तो पूछा ये रेशियो कितना होगा, S dash Q और SQ का रेशियो कितना होगा। तो बताओ तरीका क्या रहेगा, बताओ आपको क्या क्या पता है, ये नॉर्मल पता है एक तो, और आपका तरीका क्या रहेगा, बोलो जल्दी से, कर सकते हो आप, जल्दी से बताओ क्या तरीका रहेगा। टफ नहीं है, क्वेश्चन इज नॉट टफ, एक बार बताओ क्या तरीका अपनाओगे। बोलो। सर नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं हाँ फिर और वेरी गुड, बहुत पॉइंट बढ़िया। जैसा करा देते हैं उसमें। हाँ सही बात है ना। अपन को देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता ही है ना, ये x1 पता है, ये y1 पता है। देखो जल्दी से तरीका डिस्कस कर लिया करो, अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, समय नहीं है। अपन बस यही कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बस क्वेश्चन को अप्रोच देख लें फटाफट। पॉइंट पता ही है मेरे को, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन रख देंगे। उसमें जो पॉइंट क्यू है उसके लिए y कोऑर्डिनेट को क्या रख देंगे, 0, तो उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पॉइंट क्यू का x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। फोकस मुझे पता होता ही है, कहां पे होता है फोकस, ए कोमा 0 पे, और ये वाला फोकस कहां पे होता है, माइनस ए कोमा 0 पे। अब देखो दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट पता है और ये वाला भी x कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या रेशियो आ जाएगा, है यस ना। सर। अब अगली प्रॉपर्टी, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन इलिप्स between the point of the contact and the directrix subtend and right angle at the corresponding focus। बहुत बढ़िया, ये भी वैसी प्रॉपर्टी जैसी इलिप्स में थी, सॉरी पैराबोला में, कि कोई इलिप्स है अगेन और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर बनती है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, अब ये मान लो यहाँ पे से कोई टेंजेंट ड्रॉ करी, तो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट ये रहा बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड ये सबस्टेंट
90 डिग्री एट द फोकस, करस्पॉन्डिंग फोकस 90 डिग्री एट द फोकस, मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, काम की चीज है। इधर से अगर इधर इधर टेंजेंट बनेगी तो इससे और इससे वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बता दिया मैंने ऑलरेडी, ये छोड़ देना, ये कर लिया अपन ने, कर लिया, ये कर लिया, ये वाला क्या है, हाँ अच्छा हाइपरबोला आ गया। ठीक है, हाइपरबोला की भी वही प्रॉपर्टी, तो बाकी सब केसेस में वही रहेगा। हाइपरबोला में भी वही, प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट परपेंडिकुलर P1 P2 इक्वल टू B स्क्वायर, locus of the foot of the perpendicular lies on the auxiliary circle, portion of the tangent subtend 90 डिग्री एट द, ये हाइपरबोला के लिए भी सेम चीज है। और इंसिडेंट रे वाली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो यहाँ से कोई आया, इसको ऐसे से डॉट किया, तो ये एक फिर दूसरे फोकस से क्या करेगी, पास, ये वर्चुअली करा है कि मान लो वर्चुअली अगर फोकस की तरफ आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वो दूसरे फोकस से जाएगी, इंसिडेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद कुछ पैराबोला के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और तो वो पैराबोला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अपन कुछ इलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पैराबोला के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़े टफ भी हैं, अगर आपके पास समय हो तो ट्राई करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन सबके दिए हुए हैं, अपन कुछ क्वेश्चन ये वाला ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। एक बार खुद से पढ़ो, अप्रोच सोचो क्या होगी। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड का, आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, पढ़ के ये समझना है कि तरीका क्या होगा। क्वेश्चन टफ नहीं, आपसे हो जाएगा, भरोसा रखो उस पर। हो गया? हेलो, क्या दिया हुआ है बच्चों? pi and pi dash are the feet of perpendicular down from the focus on the tangent to the ellipse. Major axis length is 20 and summation of sp1 and s dash pi is equal to this. तो मेरे को ये जो दिया हुआ है समेशन, ये मुझे बताओ क्या दिया हुआ है? अलग अलग पॉइंट है, उनका सम दिया है 10 तक। क्या ये आपको? 8 × 20 हुआ। हाँ, मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है 20। अच्छा, ये मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? मेजर एक्सिस मतलब क्या लेंथ? ए के बी के 2a 2b, क्या है ये? 20 किसके बराबर है? बोलो। सर 20 माइनर एक्सिस है सर। सेमी मेजर एक्सिस बोला ना, सेमी मेजर एक्सिस 20, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है? बोलो। ए गिवन है, हाँ है ना? द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी? 20 है। अच्छा मुझे बताओ, ये किसके बराबर होगा? sp1 इंटू एस डैश p1, अभी बताया था, फिर 20 स्क्वायर। b स्क्वायर के बराबर।
ये सारे के सारे बी स्क्वायर के बराबर होंगे, हाँ है ना? तो ये कितनी बार आ जाएगा, 10b² 10 बार आ रहा है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 256। क्लियर हुआ? और यहां से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। बी स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर पता है, एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, हाँ है ना? क्लियर हो गया? बोला आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये अप्रोच सोचो। P is the length of perpendicular drawn from origin on any normal, then the maximum value of P। लगाओ दिमाग जल्दी से, 30 सेकेंड, 30 भी नहीं, 15 सेकेंड, जल्दी करो। क्या अप्रोच होगी सोचो। कोई नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं किसी पॉइंट पे, ये टेंजेंट होगी मान लो, और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। P is the length of perpendicular drawn from origin। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वेक्टर 3D का कभी भी क्वेश्चन आता है बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं करना, डायग्राम बनाओगे तभी दिमाग चमकेगा। अब इस P की मिनिमम वैल्यू निकालनी, बताओ क्या तरीका, अब क्या तरीका अपना है, बोलो जल्दी से, फास्ट तरीका क्या रहेगा, बोलो तरीका क्या रहेगा। अरे टफ नहीं है, आसान है, जल्दी सोचो, बताओ क्या तरीका रहेगा। P की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, बोलो। अभी आपने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कैसे। पहले P का रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। P का रिलेशन कैसे डेवलप करोगे, मतलब P निकालने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, नॉर्मल की इक्वेशन लिख पाओगे। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट दिया नहीं है, पॉइंट अज्यूम करने का तरीका भी एक ही होता है, a cos थीटा b sin थीटा, ये पॉइंट अज्यूम कर लिया, नॉर्मल की इक्वेशन लिख देना। नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का तरीका वही, x y x1 y1, ठीक है। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन आपने लिख दी। अब इस इक्वेशन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी। x1 y1 क्या है, कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 0,0 से, ax1 प्लस by1 प्लस c मतलब कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a मतलब ये a स्क्वायर, अच्छा a तो दिया हुआ है ना आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना दिया हुआ है 25, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर पता है, यहां से मिनिमाइज कर देना, sin थीटा cos थीटा की मिनिमम वैल्यू पता कर लेना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं, एसेंट्रिसिटीज में रेशियो पूछा है, ठीक है, इसको भी एक बार आप ट्राई करना। क्लियर हो रहा है? चलो एक आधा जेई का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। चलो एक बार ये क्वेश्चन करो, एडवांस का। इस क्वेश्चन में तरीका क्या रहेगा वो आप सोचो और बताओ। मुझे सिर्फ इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का यूज कैसे करोगे। एक नॉर्मल है जिसका इक्वल इंटरसेप्ट है ऑन द पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, इतना तो मुझे बता दो, अगर ये आपने यूज कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। कोई नॉर्मल बनी है, कोई लाइन है जो अगर पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही, तो आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं यहां से, इस लाइन से, बताओ, सोचो जल्दी से, बेसिक है। अगर कोई कोई लाइन
पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही, तो वहां से अपन क्या रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, क्या अपन आउटपुट निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, जल्दी सर बताओ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या उसका, स्लोप 1 है। हाँ उसका स्लोप कितना होगा, 1 के 1, माइनस, सॉरी -1। -1। हाँ ये चीज ध्यान रखना, वेरी गुड। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, दोनों पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो ऐसी लाइन का स्लोप कितना होगा, -1। ये ध्यान रखना है, स्लोप कितना होगा, -1। तो एक चीज पता चल गई, मतलब ये जो नॉर्मल इस हाइपरबोला पे बनाएंगे उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये जो नॉर्मल है ये इसको टच भी कर रही है, तो फिर आप टेंजेंट की कंडीशन अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, क्लियर है। और एक बार ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, एक बार पढ़ लो, चलो क्या रिलेशन है। लेट द मेजर एक्सिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स इज इक्वल टू द, हाँ देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ो एक बार ध्यान से। मेजर एक्सिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो मान लो इलिप्स की इक्वेशन में अज्यूम कर लेता हूँ, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन अज्यूम कर ली। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या अज्यूम करेंगे, इलिप्स की मेजर एक्सिस मतलब a हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है, मतलब हाइपरबोला क्या होता होगा, x² बाई a² माइनस y² बाई, अब यहाँ पे c² ले लेते हैं, इक्वल टू 1। तो ये आपका इलिप्स हो गया, आपका हाइपरबोला। ठीक है, देयर डायरेक्टर सर्कल हैज रेडियस इक्वल टू 2r एंड r। ओके, इसका जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी रेडियस 2r है, और इसके डायरेक्टर सर्कल की रेडियस r है। इसकी डायरेक्टर सर्कल, इफ इवन एंड e2 आर द एसेंट्रिसिटी, इन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। अच्छा, मुझे बताओ रिलेशन क्या क्या आएगा, इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना होता है, बोलो, इलिप्स में डायरेक्टर सर्कल का रेडियस, जल्दी बताओ, बताया था ना, डायरेक्टर सर्कल बड़ा सा सर्कल बनता है बाहर से, x² प्लस y² इक्वल टू कितना आया था रेडियस, r² की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी से बताओ, याद है कि नहीं याद है, ये इलिप्स का और इसका डायरेक्टर सर्कल, इस डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा था, x² प्लस y² इक्वल टू कितना आया था, a² प्लस b²। हाँ a² प्लस b। याद रखना, देखो ये रेडियस ज्यादा है, प्लस रहेगा, माइनस मत कर देना। तो यहाँ पे 2r की वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² की क्या होगी, बराबर। और यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई इलिप्स के केस में अगर ये था, हाइपरबोला के केस में बस b² की जगह क्या आ जाएगा, -b²। यहाँ से r की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ a² माइनस c²। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटीज में रेशियो निकालना, और ये रिलेशन मेरे पास पता है। ठीक है, तो यहाँ से, और एसेंट्रिसिटी में क्या, E1 की वैल्यू कितनी होती है, E1² इक्वल टू 1 माइनस b² बाई a², और E2² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस c² बाई a²। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब मुझे E1 E2 में रिलेशन लाना है, ध्यान से देखो क्या क्या करेंगे आप। यहाँ पे देखो b² बाई a² क्रिएट हो रहा है ना, तो क्या करें, यहाँ से a² कॉमन निकाल लें, या फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे अगर, और a² कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस b² बाई a² आ जाएगा। यहाँ से भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, a² कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस c² बाई a² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं b² बाई a² की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो E1² बाई E2² का अगर मैं रेशियो ले लूँ, देखो 1 माइनस b² बाई a², तो यहाँ से b² बाई a² कितना आ जाएगा, 4r² बाई a² -1। चेक करना एक बार। ठीक है, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, E2² 1 प्लस c² बाई a², c² बाई a² का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस r² बाई a²। ठीक है, अब आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेना, चीजें कैंसिल हो जाएगी अपने, क्लियर है।
आई होप आपका आज का लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। आज अपन ने इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार वापस रिकैप कर लिया। कल मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पैराबोला की कराई थी, आज इलिप्स, हाइपरबोला की कुछ आपको प्रॉपर्टीज करा दी है। तो आपका काम यही है, एक तो शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शॉर्ट नोट बना लेना, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स बना लेना। उन शॉर्ट नोट्स को थोड़ा पढ़ लेना तीनों चैप्टर के लिए, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, तो अपन ने कोनिक सेक्शन कर लिया, और मेरे हिसाब से इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही है। 2 to 3 क्वेश्चन का ये वेटेज कवर करता है। और आपको अगर प्रॉपर्टीज और फॉर्मुलेस अगर याद होंगे और इजी मीडियम क्वेश्चन आया तो गारंटी ये हो जाएगा, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आना है। हाँ, लेकिन इजी मीडियम क्वेश्चन को अप्रोच कर लेना अगर आया तो। और दूसरी चीज, ये फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये आपका फायदा हुआ 2 क्लासेस में कि नहीं हुआ, कि ऐसा तो नहीं हुआ टाइम वेस्ट हो गया? बोलो। नो सर, सर हाँ ये बोलो। कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं थे ना, टेंजेंट और ये नॉर्मल। हाँ, ये टेंजेंट नॉर्मल पढ़े लास्ट ईयर तो मैंने पढ़ाया था, मतलब तुम लोगों को तो, लेकिन वो उस समय भी अपने पास 11 का पढ़ने का टाइम नहीं था, अपन ने 12 पे ज्यादा फोकस किया था, है ना। और इस बार अपन ने टेंजेंट नॉर्मल का प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। अब देखो, प्रॉपर्टी पता है ना, तो अपन को पता है कि हाँ कुछ तो पता है हमें। एक बार आप खुद से शॉर्ट नोट, फॉर्मूला नोट बना लोगे तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो अपन अटेम्प्ट तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। यस सर, हाँ, यस सर। दूसरी मैंने एक वर्कशीट भी दी है आपको, तो अगर आपके पास समय हो तो करना, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन क्लास में कराए ना, इतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा बताओ, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करें? डिफरेंशियल कैलकुलस करें पहले? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप थ्योरी पढ़ के आना सब लोग, जो भी क्लास अटेंड करोगे। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस अपन रिवाइज कर लेंगे पूरा, उसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 4 टॉपिक को मैं पूरा एक साथ कंबाइन करके नोट्स बना के कवर करने की कोशिश करूंगा। थ्योरी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डाल दूंगा, बाकी आप थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह रिवाइज करना, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देके उस टॉपिक का भी अपन रिवीजन कर लेंगे। तो देखो, अब कल क्या है, आज क्या था, गुरुवार था ना आज। हाँ, तो फ्राइडे सैटरडे, तो फ्राइडे को कोशिश करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस कर लें, सैटरडे को कोशिश करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस कर लें, ताकि इस वीक तक आपका ये 2 टॉपिक भी हो जाएगा। तो देखो, कोनिक सेक्शन के 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका आ जाएगा 1 2 3, हाँ 3 से 4 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिर इंटीग्रल के आपके पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। तो मतलब लगभग अपन ने इन 3 टॉपिक से, 3 यूनिट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का अपन वेटेज कवर कर रहे हैं 4 दिनों में। ठीक है, तो ये रिवाइज करके अपना माय होप कि इन 12 क्वेश्चन में से आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो सही करके आओगे, और आपको ज्यादा लाने भी नहीं, आपको पता ही है कि थोड़े थोड़े नंबर लाने। तो अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है, आपके पास थ्योरी का टूल है, तो कॉन्फिडेंटली बस जाना, घबराना मत। अभी अगर मान लो एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं, घर पे अपना माहौल, मतलब अभी अपना मान लो डिमोटिवेशन हो रहा है, वो लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूले का टूल है, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहां जाके बस आपको अप्लाई करना है, खुद का दिमाग लगाना है। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, इतना आप में कैलिबर है कि आपने यहाँ तक पहुंचे हो मेंस लेवल को क्लियर करते हुए, तो एडवांस ऐसा नहीं कि कुछ आर पार आएगा। कुछ क्वेश्चन नो डाउट टफ होंगे, लेकिन हमें उन टफ क्वेश्चन को देखना नहीं है, उससे हमको डरना नहीं है। हमें उस क्वेश्चन पेपर में जाना है, क्वेश्चन को देखना है, गिवन डेटा को उतारना है। अगर हमसे हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। हमको बस आखिरी तक हिम्मत नहीं हारनी। तो आप देखो, आपके टेस्ट पेपर जितने भी बाकी हैं, जो भी अवंती में टेस्ट पेपर होंगे उनको दे देना, कोशिश करना टेस्ट मिस ना करो। आखिरी अब 1-2 टेस्ट ही बाकी होंगे, ज्यादा नहीं बाकी होंगे। ठीक है, उन टेस्ट को दो, जो टेस्ट डिस्कशन होता है यहाँ पे, उस टेस्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, चलो। और किसी को कुछ बोलना है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता दो। नहीं चाहिए? ठीक, चलो, ओके देन, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।